अस्सलाम वालेकुम। जलील सीरीज़ में जो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ इसका उन्वान है भूत बंगला, और ये इसका दूसरा मुख्तसर सा और आखिरी हिस्सा है। इसके मुसन्निफ़ हैं काशिफ़ ज़ुबैर। एक बार मेरे दिल में आई कि फ़रार हो जाऊँ, लेकिन राजा को छोड़कर मैं कहाँ जाता, जिसके पास 50,000 रुपये मालियत का सोना भी था। मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता था, बल्कि मुझे शुबा था कि राजा कोई हरामीपन कर रहा था। उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था और अब उसे खोलने के लिए आमादा नहीं था। दूसरा दरवाज़ा मुझे कोठी के अकबी हिस्से में मिला। मैंने उसे बजाया और चिल्ला चिल्ला कर राजा को आवाज़ें दी। खासी देर बाद मेरी अकल में आया कि इस तरह उल्लू बनाकर राजा फ़रार हो गया था। मैं सख्त इश्तियाल के आलम में वापस आया तो सबसे पहले बरामदे में बंधे बकरों को गायब पाकर दंग रह गया। राजा इतनी जल्दी बकरे कैसे गायब कर सकता था? और कोठी का दरवाज़ा भी खुला हुआ था, जो मेरी और राजा की मुश्तरक कुश्ती के बावजूद नहीं खुला था। मैंने अंदर झांका। कमरे में राजा, एक मन चावल और एक मन लकड़ी, सब गायब था। इतनी जल्दी ये सब कहाँ चला गया? मेरी अक्ल खप्त हो रही थी। क्या भूत ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी? मैंने डरते डरते अंदर देखा और राजा को आवाज़ दी। उसका जवाब अंदर से आया था। उसने निहायत गलत अंदाज में मुझे याद किया था कि मुझे कहाँ ला फंसाया है। राजा, सारा सामान कहाँ गया? राजा ने एक बार फिर ज़ुबान का गलत इस्तेमाल करते हुए मुझे बताया कि सामान कहाँ गया। इस बार मुझे पता चल गया वो कहाँ था। कमरे के साथ ही बाथरूम था। राजा वहीं बंद था। मैंने कहा, अबे दरवाज़ा खोल। मैंने कब बंद किया है? लगता है इस कोठी के सारे दरवाजे ही ख़राब हैं। मैंने दरवाज़े पर ज़ोर आजमाई की। जलील, मुझे तो कुछ और ही चक्कर लगता है। पहले वाले लोग यूं ही नहीं भागे। सोने की ईंट तेरे पास है ना? उसे मैंने सीने से लगा कर रखा है, तू फिक्र ना कर। दरवाज़ा किसी अड़ियल घोड़े की तरह अपनी जगह जमा हुआ था। तंग आकर मैंने लात मारी और दरवाज़ा एकदम खुल गया और राजा के मुंह पर लगा। उसने चीख मारी। इससे पहले वो मेरी शान में इजहार ख्याल करता, मैंने उसे पकड़कर बाहर खींच लिया। राजा, तू बदमाशी कर रहा है। बाहर जो तेरे वालिद साहब बंदे थे वो कहाँ गायब हैं? मुझे क्या मालूम। राजा की सिटी गुम थी। जलील, यहाँ से भाग चल, इससे पहले कोई और आफत आए। लानत भेज जिमी पर। हमारी बला से उसका किराएदार कोई आदमी हो या भूत, वैसे भी वो इसी काबिल है। उसकी सारी प्रॉपर्टी आसेब ज़दा हो जानी चाहिए। बकरे कहाँ हैं? मुझे क्या पता। अभी मैं आया तो दोनों बरामदे से गायब थे। सामान भी गायब है। सामान तो ये रखा है। राजा ने इशारा किया। मैंने देखा और दंग रह गया। चावल के थैले और लकड़ी के गट्ठे उसी जगह रखे थे। मुझे नज़र नहीं आए थे। क्या मेरी आंखें ख़राब हो गईं? राजा की राय में मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। उसने खिड़की से बाहर देखकर बकरों की मौजूदगी का ऐलान किया। दरवाज़ा बंद था। मैंने खिड़की से झांका और बकरों को मौजूद पाकर मेरी अकल खप्त होने लगी। वो मामूली जसामत के पोर्टेबल बकरे नहीं थे, गधे के साइज़ के बकरे थे। पेट भरने के बाद उन पर ख़नूदगी तारी हो रही थी। यार, मैंने ख़ुद देखा था, यहाँ कुछ नहीं था, ना बकरे और ना ये सामान, सब गायब था। तो अब कहाँ से आ गया? राजा ने तंज किया और दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। वो हस्बे साबिक जाम निकला। राजा ने झुल्लाकर उसकी और उसे बनाने वाले की ख़ानदानी रिश्तों में रद्दो बदल किया। ये भी खुला था जब मैं आया था और मैंने इसे बंद नहीं किया। शायद हवा से बंद हो गया। राजा ने बाहर चलती सर्द हवा से हिलते दरख्तों को देखा। राजा, गधे, हवा से दरवाज़े को खुलना चाहिए था, बंद नहीं होना चाहिए था। फिर दरवाज़ा किसने बंद किया? राजा ने मेरी तरफ देखा। हम दोनों के जहन में एक ही जवाब था, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं थी। राजा, हमें कोठी को अंदर से देखना चाहिए। हमें फ़ौरन से पेशतर यहाँ से भाग जाना चाहिए। अगर तू इस दरवाज़े को तोड़ सकता है तो शौक़ से भाग। मैंने तंज किया।
शुक्र है कोठी के अंदर रोशनी थी। मैं कमरों का मुआयना कर रहा था और राजा मेरे पीछे पीछे था। सारी कमरे खाली थे, मगर एक कमरे में दाखिल होती हम उछल पड़े। कमरा इस तरह सजा हुआ था जैसे ख़ास तौर से हुजलाए रूसी बनाया गया हो। कमरे के वस्त में एक छप्पर कट था जिसके चारों तरफ सुर्ख रंग के रेशमी पर्दे सरसरा रहे थे। फर्नीचर बेहद आला दर्जे का था। एक तरफ मेज़ पर दूध के जग के साथ गिलास रखे थे। काब में सुर्ख सेब और अनार नज़र आ रहे थे। ये सब कुछ नाकाबिले यकीन था। मैंने राजा की तरफ देखा। क्या तुझे भी वही सब नज़र आ रहा है जो मुझे दिखाई दे रहा है? राजा दम बखुद सा खड़ा था। यार, ये किसकी शादी का सामान है? काश आज शन्नो से मेरा निकाह होता, मैं उसे यहीं ले आता। अबे, अपना मुंह देखा है? इतनी शानदार उजला रूसी तेरे नसीब में कहाँ? नसीब तो तेरा भी अच्छा नहीं है। मेरे नसीब में कम से कम शन्नो तो है, और तू जिसे अपना नसीब बनाने का सोचता है वो फ़ौरन से पेशतर किसी दूसरे का मुकद्दर बन जाती है। राजा ने मेरी सच बयानी का इतना ही बुरा मनाया जितना सियासतदान एक दूसरे के सच का मनाते हैं। मैंने उस सजी सजाई ख्वाबगाह का बखूर मुतालिया किया। मेरा ख़्याल है भूत ने नए साल की खुशी में नई बीवी लाने का फ़ैसला किया है। ये ख्वाबगाह उसी की है। खुदा के लिए ये कैसी बातें मुंह से निकाल रहा है? चल, अगर ये सब भूत ने नहीं किया है तो हमारे मज़े हो गए। रात सुकून से गुजारेंगे और सुबह अपने अपने घरों का रुख करेंगे। मैं आराम कुर्सी पर दराज हो गया। राजा ने डरते डरते बिस्तर को छुआ और फिर धम से उस पर बैठ गया। यार, ये तो बड़ा नर्म है। ये बता कि सुबह घर जाएंगे तो तू जिमी को क्या जवाब देगा? यही कि उसकी कोठी मुबैना भूत से खाली हो चुकी है, और अगर अगला किराएदार अस्पताल या सर्द खाने जा पहुंचा तो इस सूरत में जिमी से कह सकते हैं साबका भूत का कज़न है, अपने कज़न का इंतकाम लेने के लिए यहाँ आ बैठा है। ज़ाहिर है हमने एक भूत निकालने का वादा किया था। तब ठीक है, राजा ने खुश होकर कहा और इस बार उछल कर बिस्तर पर चारों शाने चित लेट गया। खुद मेरा भी थकन से बुरा हाल था। सारा दिन जिमी के साथ ख्वार होना पड़ा था। मनहूस ने एक कप चाय भी नहीं पिलाई थी। मैंने जग से मुंह लगाकर दूध पिया जो ठंडा था, सेब खाए और बिस्तर पर आ लेटा। ये सोचना फजूल था कि ये सब किसने और किसके लिए किया है। जो भी होता सामने आ ही जाता। भूतों से डरने के बावजूद मुझे इस बात पर 100% यकीन था कि इंसान से बड़ा भूत और कोई नहीं है। बाकी सामान का राजा ने सफाया किया। मैं ख़नूदगी महसूस कर रहा था, इसलिए मसेरी के एक कोने में रखी हल्की सी रेशमी रज़ाई ओढ़ ली। ज़रा सी देर में मैं सो गया, मगर ज़्यादा देर सोना नसीब न हुआ। राजा की दिल दहला देने वाली चीख ने मुझे जगा दिया। क्या हुआ? मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। राजा ने तकिया दबोच रखा था और हाथ से एक तरफ इशारा कर रहा था। उस आईने में अपनी सूरत देख ली क्या? मनहूस सूरत। ऐसी भयानक चीख क्यों मारी? वो यार, उसमें एक औरत थी, दुल्हन बनी, लेकिन उसकी ज़बान इतनी लंबी थी। जब औरत कह दिया तो ये बताने की क्या ज़रूरत है कि ज़बान लंबी थी? सारी औरतों की होती है। यार, वो इशारे से मुझे बुला रही थी, राजा ने लरसते हुए कहा। उसने हाथ रज़ाई में छुपा लिए। यार भाग चल, ये मकान आसेब ज़दा है। अबे, तूने कोई ख्वाब देखा होगा। सो जा और मुझे भी सोने दे। मैं दोबारा लेट गया। तू लेट, मैं जा रहा हूँ, राजा ने बिस्तर से उतरते हुए कहा। मैं इस भूत बंगले में नहीं रह सकता। 1 मिनट, वो सोने की ईंट इधर दे दे। मेरा ख्याल था कि राजा इनकार कर देगा, लेकिन वो इतना खौफज़दा था कि उसने फ़ौरन ईंट मेरे हवाले कर दी और कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद मुझे सचमुच ज़रा खौफ महसूस हुआ। मैं जल तू जलाल तू का वजीफ़ा पढ़ते हुए बिस्तर पर दराज हो गया। अचानक ही सर्दी सी लगने लगी। हालांकि ज़रा देर पहले कमरा खासा गर्म था। कोई खिड़की भी नहीं खुली थी। राजा जाते हुए दरवाज़ा भी बंद कर गया था। मैंने आईने के सामने देखा।
یہ بڑا سا ڈریسنگ ٹیبل کا آئینہ تھا، خاصا بڑا۔ اس میں باتھ روم کا دروازہ نظر آ رہا تھا۔ مان دروازہ کھلا اور ایک عورت باتھ روم سے باہر آئی۔ اس نے دلہنوں جیسا سرخ جوڑا پہن رکھا تھا۔ میں نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا اور میرے پسینے چھوٹ گئے۔ اس طرف کوئی نہیں تھا۔ میں نے پھر آئینے میں دیکھا، عورت نظر آ رہی تھی اور بستر کی طرف آ رہی تھی۔ میں نے پھر دیکھا، کمرے میں کوئی نہیں تھا اور آئینے میں وہ بدستور نظر آ رہی تھی۔ میں لرز اٹھا تھا۔ وہ بستر پر آ کر بیٹھی تو میں بے اختیار دور ہو گیا۔ عورت نے پہلی بار سر اٹھایا اور میں اسے دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ بے انتہا حسین اور خوابناک سا چہرہ تھا۔ کون ہو تم؟ میں نے اس سے ذرا دور ہوتے ہوئے کہا۔ دلہن ہوں تیری۔ بھاگتا کیوں ہے رے؟ تم صرف آئینے میں کیوں نظر آ رہی ہو؟ وہ عجیب سے انداز میں ہنسی۔ سچ مچ دیکھو گے؟ میں نے مڑ کر دیکھا، وہ بستر کے کنارے کھڑی تھی۔ اسے دیکھتی ہی میری سٹی گم ہو گئی۔ راجا کے بیان کے مطابق وہ خاصی زبان دراز تھی۔ اس کی زبان کوئی 1 فٹ نیچے سینے تک لٹک رہی تھی۔ میں نے ایک چھلانگ ماری اور دوسری چھلانگ میں دروازے تک تھا۔ عقب سے وہ ہنسی۔ شہزادے، دروازہ نہیں کھلے گا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہ میری طرف آ رہی تھی۔ دور دور رہو مجھ سے۔ ارے ہم دلہن ہیں تیری، سہاگ رات نہیں منائے گا؟ ہرگز نہیں۔ میری سہاگ رات صرف ایک کے ساتھ گزرے گی۔ شنو، اس میں کیا رکھا ہے؟ مجھے دیکھ۔ اس نے خود کو نمایاں کیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ میرے منہ سے بے اختیار نکلا اور وہ غائب ہو گئی۔ میں نے مڑ کر دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ کہیں سے راجا کے واہ ویلے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ چلا چلا کر کسی بھوت کے بچے سے چھوڑنے کو کہہ رہا تھا۔ جمی کا کہنا درست تھا۔ اس کا یہ مکان آسیب زدہ تھا۔ ہم لالچ میں آ پھنسے تھے۔ ہمیں فوراً سے پیشتر یہاں سے نکل جانا چاہیے تھا۔ میں نے چلا کر پوچھا، راجا تو کہاں ہے؟ جلیل مردود، میں یہاں ہوں۔ راجا چلایا، مجھے ان سے بچا۔ راجا کی آواز سے صاف ظاہر تھا کہ اس کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا تھا۔ ویسے تو اس کے ساتھ کبھی اچھا نہیں ہوا، لیکن اس بار معاملہ ذرا مختلف تھا۔ میں نے سوچا کہ اس چکر میں پڑنے کے بجائے میں یہاں سے 9 2 11 ہو جاؤں، مگر پھر راجا سے دوستی کا خیال آ گیا۔ کیسا ہی سہی، وہ میرا دوست تو تھا۔ میں اس کی آواز کے سہارے اس کی طرف جانے لگا۔ آواز کوٹھی کے وسط میں ایک کمرے سے آ رہی تھی۔ اس میں جھانکتی میرے ہوش اڑ گئے۔ راجا ہوا میں معلق بری طرح ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ اس کی حلق سے نکلنے والی چیخوں کے ساتھ ایسی آوازیں بھی آ رہی تھیں جیسے کوئی اسے تھپڑوں سے مار رہا ہو، البتہ مارنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پلٹ کر بھاگنے کا ارادہ کیا تھا کہ راجا دھپ سے زمین پر آ گرا اور اٹھ کر میری طرف لپکا۔ جلیل بھاگ چل، سالے بچے بھی مار رہے تھے۔ کون بچے تھے؟ مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ راجا نے آگے بھاگتے ہوئے کہا، ابے بھوت کے بچے تھے، نظر کہاں سے آتے؟ تھے بھی بہت سارے، 1 درجن تو ہوں گے۔ سالوں کے پاس چھڑیاں تھیں۔ تو باہر بھاگا تھا، یہاں کہاں آن مرا؟ یار، اس جگہ سے باہر جانے کا راستہ ہی نہیں مل رہا۔ عجیب جگہ ہے۔ مجھے بھی دلہن نظر آئی تھی، آئینے سے باہر، سہاگ رات گزارنے کی دعوت دے رہی تھی۔ راجا رونے کے انداز میں ہنسا، ابے گزار لیتا، شنو نہ جانے کب ملے۔ تو کیوں نہیں گزار لیتا؟ تجھے تو سرے سے کوئی امید ہی نہیں ہے۔ اس گڈی سے تو اچھی ہے، زبان تو سمجھنا کہ ہے ہی نہیں۔ یہ دیکھ، یہاں دروازہ تھا، اب نہیں ہے۔ راجا نے کمرے کی سپاٹ دیوار دکھائی جس میں چاول اور سندل کی لکڑی پڑی تھی۔ کوئی اور دیکھ۔ کوئی نہیں ہے۔ پیچھے سے اس عورت کی آواز آئی۔ میں اور راجا اچھل پڑے۔ اسے دیکھتی ہی راجا کھگیائے انداز میں مجھ سے چمٹ گیا، جلیل مجھے بچا، خدا کے لیے ہمیں جانے دو۔ ایسے کیسے جانے دوں؟ اتنے دنوں بعد تو ملے ہو۔ بے شرم، بے حیا۔ اچانک ایک لمبا تڑنگا شخص کمرے میں آ گیا۔ اس نے ہمیں شعلہ بار نگاہوں سے دیکھا۔ تم دونوں سے تو میں بعد میں نمٹوں گا۔
वो औरत को खींच कर ले गया। राजा ने इत्मीनान का सांस लिया, इससे तो जान छूटी। अब भाग चल यहाँ से। क्या दीवारों से गुजर जाएं? मैंने तनसन कहा। शायद ये भूत ख़ानदान जिमी की कोठी में बिना किराए के रह रहा है। कोई और रास्ता तलाश कर। राजा ने मेरा हाथ पकड़ा और खींचता हुआ कमरे से निकल गया। मान खौफनाक किस्म की आवाज़ें गूंजने लगीं। ग़ालिबन भूत फैमिली अपना झगड़ा निपटा रही थी। हमारे लिए अच्छा मौका था, मगर सारी कोठी में चकराने के बावजूद हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आया था। बदबख्त भूतों ने सारे रास्ते बंद कर दिए थे। अचानक एक जगह से बकरे बोलने की आवाज़ आई। हम भागे भागे उस तरफ गए। एक कमरे में दोनों बकरे बंधे खड़े थे, लेकिन इस तरह कि उनकी गर्दनें कटी हुई थी, सर एक कोने में रखे थे और उनसे बोलने की आवाज़ें आ रही थी। पहले राजा भागा। मैंने सर पर पाँव रख कर उसकी तकलीद की। एक जगह रुकते हुए राजा ने गधे की तरह हाँफते हुए कहा, यार हम किस जगह आन फंसें? कल तक हम खुद इन भूतों की बरादरी में शामिल हो जाएंगे। लालच ने मरवा दिया। लालच ने नहीं, तूने मरवा दिया। राजा ने मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखा। चल मैंने सही, लेकिन अब इस जगह से निकलने की तरकीब कर। इस जगह से हमारी रूहें ही निकल सकती हैं। राजा ने ठंडी सांस ली। हम नहीं निकल सकते। हिम्मत ना हार मेरे यार। वो इंसान के लिए कहा गया है ना कि इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। हम इंसान कहाँ हैं? राजा ने मायूसी से कहा। अब्बा मुझे अपना गधा बनाना चाहता है और कुछ ऐसा ही सलूक शन्नो तेरे साथ करना चाहती है। उफ़, किसका जिक्र कर दिया। मुझ पर रिक्कत तारी होने लगी। अब वो हसीना न जाने कहाँ जाएगी। किसी दूसरे काठ के उल्लू के पास। राजा ने नाक साफ़ की। जो तुझसे बहरहाल बेहतर होगा। मैंने राजा का हाथ पकड़ा। बस अब निकलने की कर। इस तरह हिम्मत हार जाना हमारी मर्दानगी के ख़िलाफ़ है। हम एक बार फिर कटी पतंग की तरह कमरों में चक्कर खाने लगे। कमबख्तों ने कहीं एक दरवाज़ा या खिड़की नहीं छोड़ी थी। राजा बादले नखास्ता मेरे साथ खिंचा चला आ रहा था। मान हम उस कमरे में घुसे जिसमें हुजला उर्सी सजा हुआ था। मैंने राजा से कहा, लगता है हम दोनों में से किसी को सुहाग रात गुजारनी पड़ेगी। मुझे तो तुम अच्छे लगते हो। उसकी आवाज़ पास से आई। मैं यूं उछला जैसे मेरे जूते में कांटे निकल आए हों। वो पास ही खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैंने राजा के बजाय उसका हाथ थाम रखा था। वो मुझसे चिमट गई। छोड़ो मुझे, मैंने चिल्ला कर कहा, लेकिन उसकी गिरफ्त जिन्नाती थी। बेशक उसका जिस्म गदास और ख़ूबसूरत था, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे मुझसे कोई नागन चिमट गई हो। वो मुझे आराम से बिस्तर तक ले आई। ख़बरदार, मैंने चिल्ला कर कहा, तुम मेरी इज्जत से नहीं खेल सकती। उसने जैसे सुना ही नहीं। मैं चिल्ला चिल्ला कर उसे बास रखने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसने मुझे यूं झंझोड़ा जैसे ज़लज़ला ज़मीन को हिला देता है। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। ज़लज़ला नहीं, जिमी मुझे हिला रहा था। जलील खबीसुज़्ज़मा, उसने रो देने वाले अंदाज में कहा, सामान कहाँ है? शुक्र है ये सब ख्वाब था। ख्वाब की औलाद, तुम दोनों ने मिलकर मुझे लूटा है। भूत भगाने के बजाय आराम से सो रहे हो। राजा मेरे पास ही ज़मीन पर पड़ा ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहा था। हम उसी कमरे में थे जिसमें रात को उजला उर्सी सजा हुआ था। अब वहाँ सिवाय दरो दीवार के कुछ नहीं था। मैंने सर खुजाया। यार, काम तो बाबा ने करना था। मैं मदद करने के बजाय सो गया था। बाबा ने भूत को भगा दिया होगा। शुक्र है राजा का गेटअप ख़राब नहीं हुआ था। मैंने अकीदत भरे अंदाज में उसे जगाया। राजा नहीं जागा। मैंने दोबारा कोशिश की और आखिरकार अपनी अकीदत पालाए ताक रख कर उसे झंझोड़ा जैसे जिमी ने मुझे उठाया था। आखिर राजा उठ गया। बाबा, आप सो गए थे? मैंने उसे होशियार करने के लिए कहा। क्या जिन भाग गया? राजा को होश में आने में थोड़ी देर लगी, लेकिन उसने कमाल अदाकारी करते हुए कहा, भूत का तो हमने 1 मिनट में काम तमाम कर दिया था, फिर बाकी रात जाग कर क्या करते। लेकिन सामान कहाँ है? जिमी ने रो देने वाले अंदाज में पूछा। बाबा यानी राजा ने उसे
सामान के एक नाकाबिले बयान पत्ते से आगाह किया और गरज कर बोला, सुअर के बच्चे, सामान क्या तेरी अम्मा का जहेज़ था? वो भीड़ थी। भूत तेरा बाप था जो कुछ लिए बग़ैर चला जाता। वो तो हमारी वजह से इतने पर मान गया, वरना तो तेरी सारी दौलत लेकर भी ना जाता। मैं जिमी को एक तरफ ले गया। गधे, तेरा काम हो गया है, बाबा को क्यों नाराज़ करता है? भूत सचमुच भाग गया? जिमी ने बेयकीनी से कहा। बाबा ने फिल वक्त उसे उसके घर वालों समेत एक मुरीद के घर पेइंग गेस्ट बना दिया है। बाबा नाराज़ हो गए तो उसके साथ और भी वापस आएंगे। जिमी की जान निकल गई। उसने सहमे हुए अंदाज में कहा, फिर मैं क्या करूं? फ़ौरन से पेशतर बाबा का नजराना पेश कर दो, कम से कम 50,000। इससे कम पर बाबा के मुरीद जिनों को गुस्सा आ जाएगा। जिमी ने ऐसे 50,000 निकाले जैसे गुनाहगार जान देते। राजा ने फ़ौरन 50,000 झपट लिए और अपना थैला उठाए हुए बोला, अच्छा हम तो जाते हैं, आज दूसरा अपॉइंटमेंट है। बाबा ज़रा रुकिएगा, मैं आपको वहाँ भी छोड़ दूँगा। मैंने राजा को आंख मारी तो वो बादले नखास्ता रुक गया। कोठी जिमी के हवाले करके हम बाहर आए। यार ये सामान कहाँ गया? शुक्र है तूने जिमी के सामने नहीं पूछा। सामान ज़ाहिर है भूतों ने मार लिया। राजा ने मशकूक नज़रों से मुझे देखा। भूत? कौन से भूत? अबे जो रात को ड्रामा हुआ था जब तू अपने आबा व अजदाद को बेच कर सोया था, तो सोते में तूने कई ड्रामे किए थे। आका हशर की तरह डायलॉग बोले थे और सिकंदर आज़म के घोड़े की तरह दौलतियाँ झाड़ रहा था। यानी वो सब ख्वाब था। फिर सामान कहाँ गया? और सोने की ईंट? राजा ने जेब पर हाथ मारा और उसकी हवाइयाँ उड़ गईं। मेरी जेब से सोने की ईंट गायब थी। उसने रूहान से लहजे में कहा, मरदूद सब ले गया। कौन? भूत? नहीं, मेरा ख्याल है जिमी। हमें सोते देखकर उसने सब साफ कर दिया। यानी जो सोता है वो खोता है। मैंने सर्द आह भरी। खैर 50,000 भी बुरे नहीं हैं। यूँ ये कहानी अपने अख्तिताम को पहुँची। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।